हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और 7 जुलाई 2022 को इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने यह स्टेटमेंट दिया। 5 साल के बाद पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। आने वाले 5 सालों में पेट्रोल जो हर नाके में मिलता है गायब होने वाला है। एंड नॉट जस्ट दिस, इंटरनेशनल कंसल्टिंग फर्म आर्थर डी लिटल ने तो एक स्टडी में यह तक कह दिया है कि 2030 तक इंडिया की 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएगी। अब उनके ये कंसर्न्स पोल्यूशन को लेकर है, लेकिन एक मिनट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने से भी पोल्यूशन कम नहीं होगा, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल, नेचुरल गैस और ऑयल से ही बनती है। मतलब अगर आज की सिचुएशन को देखा जाए तो हमारा हाल कुछ ऐसा है कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। सो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मिनिस्टर ने ऐसे कैसे कह दिया? इलेक्ट्रिसिटी के अलावा क्या और ऑप्शन है हमारे पास कि 5 साल में ही पेट्रोल कंप्लीटली बंद होने वाला है? सो लेट्स इन्वेस्टिगेट दिस इन आवर टुडेस वीडियो। 7 जुलाई को गडकरी जी का ऐसा कहना लाजमी भी था, क्योंकि हम सभी को पता है कि ओवरऑल वर्ल्ड पेट्रोल और बाकी क्रूड ऑयल बेस्ड फ्यूल्स को लेकर 3 मेजर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। पहला प्रॉब्लम, ये सभी फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम और प्रॉब्ली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से आज पूरी पृथ्वी खत्म होने की कगार पर है, वो प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। और तीसरा जो हमारे पॉकेट को हमेशा तकलीफ देने वाला प्रॉब्लम है, वो ये है कि पेट्रोल की प्राइस वॉलेटिलिटी। कुछ ही दिनों के अंदर या तो फ्यूल प्राइसेस एकदम से स्काई रॉकेट हो जाते हैं या तो वो अफोर्डेबल बन जाते हैं। और इसीलिए इंडिया को अगर इन तीनों मेजर प्रॉब्लम से बाहर निकलना हो तो हमें जल्द से जल्द करंट फ्यूल्स का एक क्लीन ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जो शायद हम ढूंढ भी चुके हैं, है ना? आपकी स्कूटर, आपकी कार एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। मतलब गडकरी जी ने जिसका जिक्र अपने स्पीच में किया था, हाइड्रोजन, एलएनजी, सीएनजी एंड एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल। अब एलएनजी और सीएनजी, आई डोंट थिंक इसे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। सो डायरेक्टली पॉसिबल फ्यूचर ऑफ फ्यूल्स, हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन वैसे तो काफी सारे फ्यूल्स के कंपैरिजन में काफी क्लीन और पावरफुल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी फिलहाल प्रॉब्लम यह है कि ऑलमोस्ट 95% हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स है वहां से डिराइव किया जा रहा है, और यही डेरिवेशन का प्रोसेस काफी ज्यादा पोल्यूशन कॉज करता है। लेकिन ऑफ कोर्स हाँ, ये फ्यूल रिन्यूएबल सोर्सेस से डिराइव होने लग गया, then definitely it would be a game changer। और गडकरी जी भी उसी हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं। मगर जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, हाइड्रोजन एक उभरता हुआ फ्यूल है और करंटली हम इसे पूरी तरीके से यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए 2011-2013 के बीच में कुछ रिसर्चर्स ने एक सिमुलेशन परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि अगर हमने एथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज किया तो पोल्यूटेंट्स का एमिशन 28 से 45% तक कम हो गया। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, पोटेंशियली आधा पोल्यूशन कम हो गया। लेकिन एथेनॉल, ये नाम सुनकर क्या लगता है? किसी तरह का अल्कोहल, राइट? यू आर करेक्ट। अल्कोहल होने की वजह से ये पेट्रोल से ज्यादा जल्दी बर्न भी हो जाता है, मतलब इसकी हीटिंग वैल्यू लो है, और इसीलिए पेट्रोल के मुकाबले 1.6 टाइम्स ज्यादा एथेनॉल लगता है टू जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ पावर। पर पूरी बड़ी पिक्चर में एक मामूली सा फ्लॉ है, क्योंकि एथेनॉल एक्चुअली में 30% पेट्रोल से चीपर भी है। एंड ऑन द अदर हैंड इसे क्लीन सोर्सेस जिसकी बायोमास या फिर वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है। लेकिन एक और एक पॉइंट, चीप और सस्टेनेबल होने के बावजूद भी इस फ्यूल के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि ये इंजन को डैमेज और कोरोड करता है, क्योंकि एथेनॉल एक अल्कोहल है और इसीलिए पानी को अट्रैक्ट करता है और इंजन में जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम एथेनॉल प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात करें तो वो जनरली कोल इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती। वैसे इन सारी चीजों को अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रखें तो हमारी कंट्री में एथेनॉल ब्लेंड्स 2003 में इंट्रोड्यूस हुए थे, मगर फिर भी आज तक हम सिर्फ E10 ब्लेंड तक ही पहुंचे हैं। अब ब्लेंड का मतलब क्या होता है? किसी मिक्स की तरह साउंड हो रहा है, राइट? वेल, यू आर राइट। पेट्रोल और एथेनॉल के मिक्स को ब्लेंड कहते हैं, जिसमें अगर 90% पेट्रोल है और 10% एथेनॉल तो उसे E10 ब्लेंड कहते हैं। पर जल्द ही इंडिया E10 से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि 2018 की हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ये कहती है कि 2030 तक इंडिया में E20 मैंडेटरी हो जाएगा। लेकिन एथेनॉल इंट्रोडक्शन के सिर्फ 6 साल बाद जब E10 इंडिया में आ चुका था, तो सवाल ये उठता है कि E20 अब तक इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया गया? वेल, प्लान्स और
पॉलिसी सामने रखना इजी बात है, बट प्रैक्टिकलिटी थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, और इसीलिए यहां पर हमें यह समझना होगा कि प्रॉब्लम्स हमने क्या फेस किया। सो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है अवेलेबिलिटी। हमारे देश को आज जितने एथेनॉल की जरूरत है उतने एथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में नहीं है। इसके अलावा दूसरा रीजन आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। हम जितने एथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम तो है, लेकिन प्रोड्यूस करने के बाद उसे स्टोर कहां करना है, उसे ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, ये सब भी स्मूथली नहीं हो पा रहा है। और तीसरा और फाइनल रीजन है कॉस्ट। अब क्योंकि एथेनॉल एक बायोमास जैसे कि शुगर केन से बनता है, तो उसकी बेस प्राइस शुगर की डिमांड और प्राइस से तय की जाती है। और मुश्किल ही सही, लेकिन जब फ्यूल ट्रांसपोर्ट होता है तब कॉस्ट एक मेजर फैक्टर हो जाता है, क्योंकि हर स्टेट के टैक्सेस और रेवेन्यू को लेकर अपने अलग अलग पॉलिसीज होते हैं। और इसीलिए इंडियन स्पेसिफिक इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को स्मूथ करने के लिए हम हमारी ही तरह डेवलपिंग नेशन ब्राजील की ओर देख सकते हैं, क्योंकि ब्राजील में एथेनॉल एज अ फ्यूल 1976 में इंट्रोड्यूस हो चुका था और 2008 तक E25 ब्लेंड ने 50% मार्केट शेयर को कवर कर लिया। इनफैक्ट 2019 में ब्राजील ने पेट्रोल के इंपोर्ट में 0.5 मिलियन बैरल्स पर डे कम करके $13 बिलियन की बचत तक की, और आज वहां पर 78% कार्स E27 ब्लेंड पर चलती है। बट ऑब्वियसली इस बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्राजील ने अपना दिमाग थोड़ा साइंटिफिकली घुमाया, और वो ऐसे कि एथेनॉल यूजुअली बनता है बायोमास से, जो जनरली शुगर केन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो ऐसे में ब्राजील ने सोचा कि क्यों ना एक नए टाइप का शुगर केन बनाया जाए जिसमें सुक्रोज कम हो और बायोमास ज्यादा हो, और इस तरह से वहां का नॉवेल एनर्जी केन इजाद हुआ। अब एथेनॉल बायोमास से डिराइव किया जाता है, इसीलिए ये प्लांट बेस्ड बायोफ्यूल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट होते हैं, क्योंकि यू सी एक तरफ जब वो क्रॉप्स होते हैं तब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कंज्यूम कर लेते हैं, और जब उनसे फ्यूल बनाया जाता है तब वो CO2 इमिशंस को रिड्यूस करते हैं। मतलब कि उनकी लाइफ साइकिल परफेक्टली डिजाइंड होती है CO2 लेवल्स को कम करने के लिए और नतीजन पोल्यूशन को कम करने के लिए। सो या रेसिपी परफेक्ट है बॉस, लेकिन कुछ चीजें अगेंस्ट द ग्रेन या कह सकते हो बहुत ही मैसिव चेंज यहां पे इन्वॉल्व होता है, उसमें कॉस्ट और लोगों का इजी एडेप्टेबिलिटी एक मेजर फैक्टर बन जाता है। सो सवाल यह है कि क्या अगर हम इन फ्यूल्स को इंडिया में ले भी आते हैं तो क्या इंडिया और अपनी पॉपुलेशन उसे सस्टेन भी कर पाएगी? वेल, हम थोड़ा ही सही लेकिन सस्टेन जरूर कर रहे हैं। लाइक इंडिया में पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है उन्हें BS यानी कि भारत स्टेट स्टैंडर्ड कहा जाता है, और इंडिया ने साल 2000 में यूरो स्टैंडर्ड्स को रेफर करके पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एमिशन स्टैंडर्ड्स पास किए, और इन्हें स्टेजेस में डिवाइड किया गया। आपने ये टर्म्स भी बहुत बार सुने होंगे बाय द वे। 1 BS स्टेज 2, BS स्टेज 3, 4 और 6। और नहीं, मैंने BS स्टेज 5 बोलना मिस नहीं कर दिया, बल्कि भारत सरकार ने इसे लागू करना मिस कर दिया। इस स्टेज को स्किप करके वो लोग डायरेक्टली BS 6 में चले गए ताकि पोल्यूशन और ज्यादा तेजी से कंट्रोल हो सके। अब सवाल यह है कि इन नॉर्म से आखिर पोल्यूशन कंट्रोल कैसे होता है? सो इसका जवाब काफी सिंपल है। ये स्टैंडर्ड्स गाड़ियों से लेकर मैन्युफैक्चरिंग हब्स तक एमिशन करने वाली सारी चीजों पर इक्वली लागू होते हैं। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप पेट्रोल और डीजल इंजन्स के ही एग्जांपल्स को ले लो। इन नॉर्म्स पर बने इंजन सिग्निफिकेंट लेवल पर कम कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जैसे पोल्यूटेंट्स एमिट करते हैं, जिसका एग्जांपल है ये BS4 वर्सेस BS6 का एमिशन डिफरेंस। BS6 इंजन्स BS4 के कंपैरिजन में कितने सिग्निफिकेंट लेवल पर कम एमिशंस करते हैं, मगर इसे यूज करने का हम जैसे कॉमन लोगों का क्या फायदा होगा? क्योंकि जैसे ही BS4 से व्हीकल्स BS6 पर मूव हुए, सारे व्हीकल्स की कॉस्ट बढ़ चुकी थी। आप लोग ने भी नोटिस किया होगा, पहले स्कूटीज कितने सस्ते होते थे। BS6 इंजन आने के बाद स्कूटीज की प्राइस फॉर नो स्मार्ट रीजन स्काई रॉकेट करने लगी। वेल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड एनर्जी की रिपोर्ट कहती है लोगों को E20 ब्लेंड यूज करके 6 to 7% का एफिशिएंसी लॉस होगा, लेकिन ये फ्यूल उन्हें गैसोलीन से 30% कम प्राइस पर पड़ेगा। और अब जाहिर सी बात है, न्यू फ्यूल इज इक्वल टू न्यूली बिल्ट इंजन्स। सो चाहे फ्यूल प्राइस कम हो के हमारा फायदा हो, लेकिन व्हीकल की कॉस्ट पर तो इफेक्ट दिखेगा, राइट? वेल, यहां पर हमें एक अलग काइंड का रिवॉर्ड मिलेगा। E20 फ्यूल से हम 30% कार्बन एमिशन कट कर पाएंगे, जो कि एक ह्यूज चंक ऑफ एमिशन है। और अगर हमें थोड़ी सी ज्यादा प्राइस देनी पड़ेगी एक क्लीनर और बेटर एनवायरनमेंट के लिए, तो क्या हम इसे एक रिवॉर्ड समझ सकते हैं? वेल, मेरे हिसाब से तो 100%। हेल्थ इज सुप्रीमली मोर इंपॉर्टेंट, राइट? हम सबको एक क्लीनर और बेटर एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। हाउएवर, अगर हम इसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पर देखें तो हमारी कंट्री और बाकी डेवलपिंग नेशंस को अपने
अपने एमिशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, यू नो, कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। अब ये कहा तो हमेशा से जा रहा है, बट हैव यू एवर वंडर्ड कि हमारे एमिशंस कितने ज्यादा है इन कंट्रीज से? वेल, अगर देखा जाए ना तो हिस्टोरिकली 23 रिच कंट्रीज दुनिया के आधे कार्बन एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बाकी की पूरी दुनिया 50% एमिशन के लिए। और इसीलिए अब ये हो रहा है कि बढ़ते क्लाइमेट चेंज की वजह से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव्स जैसे छोटे छोटे कंट्रीज जिनका कार्बन कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहा है, वो कंट्रीज बेचारे किसी और के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, वो डिस्प्रपोर्शनेटली सफर कर रहे हैं। Climate change has directly and adversely affected our efforts for alleviating poverty in Nepal. और इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए अमीर देशों ने 2009 में हर साल $100 बिलियन से मदद करने की बात की थी, लेकिन उन्होंने साल प्रति साल अंडर डिलीवर किया है। Polluters are saying, to hell with you, we don't care, we're not going to give you a penny. और इसीलिए इन स्मॉल कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स अब ये कह रहे हैं कि इन सारी घटनाओं के लिए किसी को तो जिम्मेदार होना पड़ेगा। और हिस्टोरिकली इन रिच नेशंस ने लॉस एंड डैमेज के क्लेम्स को सप्रेस किया है। Failure to provide the critical finance and that of loss and damage is measured, my friends, in lives and livelihoods in our communities. This is immoral and it is unjust. क्योंकि अगर यूएन में वो पास हो गए ना तो उन कंट्रीज के ऊपर लायबिलिटी के केसेस की बाढ़ आ जाएगी। इनफैक्ट ये रिच कंट्रीज कार्बन एमिशन के लिए इस हद तक जिम्मेदार है कि 1985 तक तो सिर्फ यूरोप और यूएसए 77.4% कार्बन एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और आज के दौर में भी अगर हम देखें तो इन रिच कंट्रीज का पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे डेवलपिंग नेशन से कई गुना ज्यादा है। और ये सैड रियलिटी होने के बाद ऐसी रिच कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज पर क्लीन एनवायरनमेंट का सारा बर्डन और ब्लेम डाल देती है। और ये देखकर मैं तो अपने आप से एक सवाल पूछने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि क्या पास्ट में हुआ कोलोनियलिज्म क्या आज की तारीख में सच में खत्म हो चुका है? वेल फ्रेंड्स, अब क्या ही कहा जाए, यहाँ पर जो लोग पावर में है वही चलाते हैं पूरे दुनिया को। बट एनीवे, हम अपना बेस्ट करेंगे, अपने तरफ से जितने हो सके रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करेंगे। सो आपको क्या लगता है कौन सा एलिमेंट बेस्ट फ्यूल कंसिडर किया जा सकता है इंडिया के एनवायरनमेंट के लिए? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करें। गडकरी जी का बयान अच्छा खासा बड़ा है और एक मुश्किल तरीन मरहला साबित होगा इंडिया के लिए, क्योंकि पेट्रोल सिर्फ अगले 5 सालों में ख़त्म कर दिया जाएगा बकौल मिनिस्टर साहब के। तो फिर ये सारी जो व्हीकल हैं ये या तो ग्रीन हाइड्रोजन पे चले जाएंगे या इलेक्ट्रिसिटी पे चले जाएंगे। और अगर इनकी एक बड़ी तादाद इलेक्ट्रिसिटी पे जाती है तो फिर उन व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की बड़े पैमाने पर ज़रूरत होगी। और दूसरी तरफ अफसोसनाक बात यह है कि इंडिया में आज भी तकरीबन 80% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो कोयले से की जाती है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा मसला बन के सामने आती है। इसलिए तो वीडियो ऑनर ने ये बड़ी अच्छी कहावत का इस्तेमाल किया कि आगे कुआं है पीछे खाई है। तो इस मरहले में इंडिया मुश्किल में ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन अगर इन लोगों को आदत हो जाती है, भारतीय लोग इसके साथ एडजस्ट कर लेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के साथ और इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और आने वाले दिनों में भारत जो रीन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है उसको ज़्यादा बढ़ावा देगा और कोल से जो बिजली पैदा की जा रही है उसे कम कर लेगा, तो फिर सच में एक मुश्किल वक्त गुजरने के बाद भारतीयों के लिए दुनिया एक बड़ा पुरसुकून सा माहौल बन जाएगा। क्योंकि फिर भारत की सड़कों पे ना तो शोर की आलूदगी होगी यानी नॉइस पोल्यूशन और ना फ़ज़ाई आलूदगी होगी, क्योंकि भारत के ज़्यादातर व्हीकल हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी पर चल रहे होंगे। तो ये दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन जाएगा भारत के कैसे भारत ने आलूदगी के इससे बड़े मामले को अपनी हिकमत अमली से ख़त्म कर दिया। तो सच में ये एक बहुत बड़ा टारगेट है और अगले 5 सालों में इसे अचीव करना बहुत बड़ी कामयाबी होगी गडकरी जी की भी और उनकी वजारत की भी और पूरी भारत सरकार की भी। सबसे बढ़ के खुद भारत के 140 करोड़ आवाम की ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ये बात तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कभी ना कभी पेट्रोल इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा और ये दुनिया पेट्रोल के बगैर जिएगी इलेक्ट्रिसिटी पे या किसी भी दूसरे तीसरे फ्यूल पे। लेकिन ये पेट्रोल भारत से इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये सच में अमेजिंग है। और सिर्फ 2027 या 28 तक, तो ये सच में बहुत बड़ा टारगेट है। इसके पीछे चंद एक वजूहत है, जिसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि पेट्रोल एक ऐसी एनर्जी है, मादनी तेल एक ऐसी एनर्जी है जो ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसके इस्तेमाल की वजह से क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत बड़ा इशू बन के सामने आ रही हैं। और इसकी तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि पेट्रोल दुनिया के चंद ममालिक के हाथों में
एक बिल्कुल ब्लैक मेलिंग वाली सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और दुनिया के ये चंद बड़े ममालिक जो ओपेक के मेंबर्स भी हैं और इन्होंने एक जो आलमी बदमाशिया की एक तंजीम बना रखी है, इनके हाथों में इसकी कीमत होती है। और ये ब्लैक गोल्ड बेच के जब चाहते हैं जितना चाहते हैं प्रॉफिट कमा लेते हैं। इस वजह से जो दुनिया के गरीब ममालिक हैं, जो जिनके पास पेट्रोल या मादनी तेल अभी ज़खायर दरियाफ्त नहीं हुए, उन्हें अच्छी खासी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इन्हीं ममालिक में एक बड़ा नाम भारत का भी है, जो इसका इंपोर्ट बिल तकरीबन $180 बिलियन तो सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक था। इस वजह से भारत का इंपोर्ट बिल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये 2-3 वजूहात हैं जिसकी वजह से भारत चाहता है कि वो आने वाले सिर्फ 5 सालों में पेट्रोल की ज़रूरत को सिफर कर दे और मुतबादल यानी अल्टरनेटर निज़ाम लाकर लोगों की ज़िंदगी में सहूलत लाए। लेकिन सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को इलेक्ट्रीफाइड करने से सारा मसला हल नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में आज भी कार्बन का इखराज एक बहुत बड़ा मसला है। वीडियो कह रहे थे कि दुनिया के 23 ममालिक दुनिया की कार्बन के अखराज का 50% करते हैं, जबकि दूसरी तरफ 150 से भी ज़्यादा ममालिक हैं जो अपना आधा हिस्सा देते हैं। और ये 23 ममालिक बदकिस्मती से दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें और दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक हैं। इन ताकतवर तीन ममालिक को बेलाखिर दुनिया का माहौल तबाह करने के बाद इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि कार्बन का अखराज हमारी ज़मीन के लिए, हमारी पृथ्वी के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। और आज मौसमियाती तब्दीलियाँ दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन के सामने आ चुकी हैं। आप ये देखें कि यूरोप जहाँ पर गर्मी का नामो निशान नहीं होता था, आजकल वहाँ शदीद तरीन गर्मी है और सदियों के दहाइयों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं गर्मी को लेके। इससे कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो मई और जून में राजस्थान और सिंध का इलाका दुनिया का गर्म तरीन खिता था, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे खासे सख्त जान है और 46, 47, 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपनी ज़िंदगी को जारी रखते हैं। लेकिन यूरोपियों को इतनी ज़्यादा गर्मी की आदत नहीं है, जिसका ये नतीजा हम देख रहे हैं कि सिर्फ 8 से 10 दिनों में एक स्पेन के अंदर, सिर्फ एक स्पेन के मुल्क में 500 से ज़्यादा लोग गर्मी से हलाक हो चुके हैं। और दूसरी तरफ लंदन जो बरतानिया का दारुल हुकूमत है, शदीद तरीन गर्मी की लपेट में है और वहाँ पर चंद दिन पहले तारीख का सबसे बुलंद तरीन दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तो यह सब कार्बन के अखराज की, इसमें कार्बन के अखराज का बहुत बड़ा हिस्सा है इस आलमी माहौलियाती तब्दीलियों को लेके। यही वजह है कि यूनाइटेड नेशन ने 2050 में एक टारगेट सेट कर रखा है कि उसे दुनिया को 2050 तक ज़ीरो कार्बन पे ले जाना है। लेकिन ऐसा होता बहुत ही मुश्किल, बल्कि तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि भारत जैसा बड़ा मुल्क भी कार्बन ज़ीरो की सतह पर लाने के लिए 2070 का टारगेट दे चुका है। यानी कि अगले 40 से 50 साल दुनिया इस अजाब से बाहर नहीं आ सकेगी। माहौलियाती तब्दीलियों के साथ साथ भारत के लिए फ़ज़ाई आलूदगी भी एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रही है। जैसे पहले मैंने बताया कि भारत तकरीबन 80% इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो कोयले की वजह से करता है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। और साल में कई एक ऐसे दिन आते हैं जब दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर बन जाता है। वैसे तो कुछ एक दिन ऐसे भी आते हैं जब लाहौर दुनिया का सबसे आलूदा शहर होता है, लेकिन पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इनके लिए फ़ज़ाई आलूदगी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आ रही है, जिसे चंद एक मामलात को हल करके या चंद एक चीज़ें मेहनत करके हासिल की जा सकती हैं। जैसा कि पाकिस्तान का 1 बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट था, जो खान साहब ने KPK में लगवाया था, वो सच में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया है और दुनिया के कई इदारों ने इस बड़े प्रोजेक्ट की तारीफ़ की है। इसके साथ साथ जो भारत में रीन्यूएबल पावर पे काम हो रहा है वो सच में बहुत ज़बरदस्त है कि भारत अब ऐसी एनर्जी पे काम कर रहा है, सोलर पे, विंड पे, जिसमें फ़ज़ाई आलूदगी या दूसरी कोई भी आलूदगी पैदा नहीं होती, जिसकी वजह से माहौल दोस्त बिजली पैदा होती है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि वो अर्बन फॉरेस्टिंग पर भी अच्छी खासी तवज्जो दें और अपने व्हीकल्स को जल्द अज जल्द इलेक्ट्रिकल या ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ मूव करें, ताकि हम इस फ़ज़ाई आलूदगी से जान छुड़ा सकें। और इंडिया का पेट्रोल की सतह को ज़ीरो पर ले आना सिर्फ एक माहौलियाती आलूदगी की लिहाज से अहम नहीं होगा, बल्कि ये भारत की मईशत के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भारत जो ऑयल को लेके कई ममालिक पे डिपेंडेड है, खुसूसन अरब खित्ते पे और रशिया पे डिपेंडेड है, अगर भारत पेट्रोल की ज़रूरत को सिफर कर लेता है तो भारत को इन ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात अपनी मर्ज़ी से चलाने का इख्तियार मिल जाएगा। और ये भारत के लिए एक बहुत मेजर जियोपॉलिटिकल चेंज होगा और फिर भारत सच में एक दुनिया की बड़ी ताकत बन के सामने आएगा, क्योंकि भारत अपने हिस्से की ज़रूरियात खुद पैदा कर सकता होगा। तो सच में 1-2 टारगेट ऐसे हैं जो नितिन गडकरी जी ने सेट किए हैं तो बहुत बड़े, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि भारत के स्मार्ट मिनिस्टर ने बहुत बड़ी पेशगोई कर दी है, प्रेडिक्शन कर दी है। अब देखते हैं कि ये पूरी होती है कि नहीं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।